नमस्कार, न्यूज भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं सम्राट सिंह। आज की सबसे बड़ी खबर आपको मैं बताना चाहूंगा। भारत की कुछ श्रेणियों के लिए कनाडा में वीजा सेवा कल गुरुवार से फिर शुरू कर रहा है। ये श्रेणियां हैं विभिन्न तरह के। मैं आपको बताना चाहूंगा। प्रवेश वीजा, बिजनेस वीजा, मेडिकल वीजा और कॉन्फ्रेंस वीजा। कनाडा के ओटावा में भारतीय उच्चायुक्त ने एक विज्ञप्ति में कहा है कि यह निर्णय सुरक्षा स्थिति को समीक्षा के बाद लिया गया है। कनाडा ने इस सिलसिले में हाल ही में कुछ कदम उठाए हैं। ओटावा में भारतीय उच्चायुक्त तथा टोरंटो के और वैनकूवर में भारतीय महावाणिज्य दूतावासों ने सुरक्षा के लिहाज से वीजा सेवाएं अस्थायी रूप से निलंबित कर दी थी। अब आपको मैं खबर लेकर चलता हूं अंतर्राष्ट्रीय से। भारत से मिल कंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला समेत पोषक आधारित सब्सिडी दरों को केंद्र सरकार की मंजूरी। 1 अक्टूबर से लागू होगी सभी दरें। सरकार ने फास्फेट और पोटाश उर्वरकों पर रबी मौसम 2023-24 के लिए पोषक आधारित सब्सिडी दरों को स्वीकृति दे दी है। यह इस वर्ष 1 अक्टूबर से अगले वर्ष 31 मार्च तक लागू हो रहेगी। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद संवाददाता सम्मेलन में केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री श्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि नाइट्रोजन के लिए पोषक आधारित सब्सिडी 47 रुपये 2 पैसे प्रति किलो, फास्फोरस के लिए 20 रुपये 82 पैसे प्रति किलो और पोटाश के लिए 2 रुपये 38 पैसे प्रति किलो होंगे। उन्होंने कहा कि पोषक आधारित सब्सिडी पर 22,303 करोड़ रुपए का खर्च होने की उम्मीद है। इससे किसानों को किफायती और उचित दामों पर उर्वरक उपलब्ध हो सकेंगे। सरकार ने जापान भारत सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला भागीदारी के बारे में दोनों देशों के बीच सहयोगी संबंधित ज्ञापन को मंजूरी दे दी है। उद्योग और डिजिटल प्रौद्योगिकीकरण को करने के लिए सेमीकंडक्टर के महत्व को देखते हुए इससे दोनों देशों के बीच सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला बढ़ाने की मदद मिलेगी। यह सहयोगी संबंधित ज्ञापन संबंधित पक्षों को हस्ताक्षर करने की तिथि से प्रभावी होकर और 5 साल की अवधि तक लागू रहेगा। आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडल की समिति उत्तराखंड में जामरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजनाओं को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल करने की स्वीकृति दे दी है। परियोजना को पूरा करने के लिए उत्तराखंड में को 1,557 करोड़ रुपए का राशि सहायता को मंजूरी दे दी गई है। मालूम हो कि 2,584 करोड़ रुपए से अधिक अनुमानित लागत वाली यह योजना मार्च 2028 में पूरा होगी। इस परियोजना का उद्देश्य उत्तराखंड के नैनीताल जिले में रामगंगा के सहायक नदी गोला पर जमरानी के गांव के निकट बांध का निर्माण करना है। इसे उत्तराखंड के नैनीताल और उधम सिंह जिलों तथा उत्तर प्रदेश के रामपुर और बरेली जिलों को 57,065 हेक्टेयर भूमि का सिंचाई का से पानी का लाभ प्राप्त होगा। उसके बाद आपको मैं बताना चाहूँगा अगला कि आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडल की समिति ने उत्तराखंड के जमरानी बांध परियोजना को काफी दिनों से संसद के बजटीय सत्र में इसे पास कर दिया गया था, लेकिन आज इस सफलतापूर्वक वहां से ये स्वचालित कर दिया गया है। अब आपको मैं अगला खबर लेके बताना चाहूंगा कम्युनिटी कि मालूम हो कि 2,584 करोड़ रुपए से अधिक की अनुमानित लागत वाली यह परियोजना मार्च 2028 में पूरी होगी। इस परियोजना का उद्देश्य उत्तराखंड के नैनीताल जिले में रामगंगा के सहायक नदी गोला पर जामरानी गांव के निकट बांध का निर्माण करना है। इस उत्तराखंड के नैनीताल में उधम से जिले तथा उत्तर प्रदेश के रामपुर और बरेली जिलों में 57,065 हेक्टेयर भूमि पर अतिरिक्त सिंचाई होगा। आज मैं आपको नेक्स्ट खबर आपको मैं बताना चाहूँगा। एक खबर श्रीलंका से आई है। श्रीलंका ने प्रायोगिक परियोजना के हिस्से के रूप में भारत को सहित 7 देशों को नागरिकों को निःशुल्क वीजा जारी करने का फैसला किया है। श्रीलंका कैबिनेट ने भारत के चीन, रूस, मलेशिया, जापान, इंडोनेशिया और थाईलैंड को पर्यटकों के लिए वीजा शुल्क में माफ करने के प्रस्तावना को मंजूरी दे दी है। श्रीलंका के पर्यटन मंत्री हरिन फर्नांडो ने कहा कि प्रायोगिक परियोजना में 31 मार्च 2024 तक जारी रहेगी। आर्थिक संकट के पर्यटन उद्योग में पहुंची क्षति से निपटने के लिए वर्तमान वित्त वर्ष में श्रीलंका अभी तक 10 लाख से अधिक पर्यटकों का स्वागत कर चुका है। श्रीलंका के पर्यटन विकास प्राधिकरण आंकड़ों के अनुसार पर्यटकों में भारतीय नागरिकों की संख्या सर्वाधिक 2 लाख से अधिक रही है, जबकि रूस का 1,32,000 पर्यटकों के साथ दूसरे स्थान पर रही है। अब मैं आपको खेल खबर की ओर लेके चलता हूँ। 5वां चीन के हांगशू में एशियाई पैरा खेलों का आज भारत ने 30 पदक अपने नाम किए। पदक तालिका में भारत ने 15 स्वर्ण,
20 रजत और 29 कांस्य पदक के साथ कुल 64 पदक लेकर छठे स्थान पर बना हुआ है। मालूम हो कि चीन में हांगजू में एशिया पैरा खेल्स के तीसरे दिन भारत का शानदार प्रदर्शन जारी रहा। बैडमिंटन में मिक्स्ड डबल्स SL3 SU5 में प्रमोद भगत और मनीषा रामदास की जोड़ी ने कांस्य पदक जीता। वहीं मिक्स्ड डबल्स SSH6 में शिवराज सोलाईमाइल ने और शिवन नित्या और श्री सुमाथी की जोड़ी ने कांस्य पदक जीता, जबकि मिक्स्ड डबल्स SL3 SU5 स्पर्धा में नीतीश कुमार और थुलासीमथी गुरमेसैना ने कांस्य पदक जीता। महिला सिंगल एक्सल 3 स्पर्धा में मनदीप कौर ने कांस्य पदक जीता। महिलाओं की लंबी कूद T47 स्पर्धा में सुरेश निमिषा चौंक गलरामविलियम ने स्वर्ण पदक जीता। पुरुषों की 1500 मीटर T11 फाइनल में अंकुर थामा स्वर्ण पदक अपने नाम किए। पुरुषों की जैवलिन थ्रो में A46 स्पर्धा में भारत के 3 पदक जीते। सुंदर सिंह गुर्जर ने स्वर्ण, रिंकू ने रजत और अजीत सिंह ने भारत के लिए कांस्य पदक जीता। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने एशियाई पैरा खेलों की उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए भारतीय पैरा एथलीटों को बधाई दी। प्रधानमंत्री ने सभी खिलाड़ियों को उनके अविश्वसनीय अटूट भावना के लिए उन्हें सच्चा चैंपियन और प्रेरणादायक बताया। कहा कि उन्होंने भारत को गौरवान्वित किया है। उन्होंने खिलाड़ियों को उनसे भविष्य के प्रयासों के लिए शुभकामनाएं दी है। अब मैं आपको खबर लेके चलता हूं नई दिल्ली से। नई दिल्ली में एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए समिति की दूसरी बैठक जारी। एक राष्ट्र एक चुनाव समिति की दूसरी बैठक आज नई दिल्ली में हुई। सरकार ने लोकसभा और राज्यसभा विधानसभा के चुनाव के साथ कराने के मुद्दे पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अध्यक्षों में एक उच्च स्तरीय समिति गठित की है। यह समिति देश के संविधानिक के वर्तमान ढांचे और अन्य वैधानिक प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए सिफारिश करेगी। केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राज्यसभा के विपक्ष के पूर्व नेता गुलाम नबी आजाद, कानूनी मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल और अन्य लोग बैठक में शामिल हुए। समिति के सचिव नितिन चंद्र और सदस्यों की पहली बैठक के लिए निर्णयों पर की गई कार्रवाई से अवगत कराया। समिति के सूचित किया गया कि HLC का नाम बदलकर एक राष्ट्र एक चुनाव कर उचित स्तरीय समिति कर दिया गया है। छठा राष्ट्रीय दलों में 33 राज्य स्तर के दलों और 7 पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त दलों को एक राष्ट्र एक चुनाव पर सुझाव देने के लिए पत्र भेजे गए हैं। सचिव ने बताया कि एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए एक वेबसाइट जारी किया गया है, जो वेबसाइट है www.onon.gov.in की तैयारी की गई है। बैठक के दौरान वेबसाइट का शुभारंभ किया गया। विधि आयोग ने देश के एक साथ चुनाव के मुद्दे पर अपने सुझाव और दृष्टिकोण पर विचार के एक प्रस्तुति दी। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी को HLSC की सदस्य से इस्तीफा पर विचार किया गया और चालू वित्त वर्ष के लिए LHSC के लिए बजटीय प्रावधान को मंजूरी दी गई है। अब हमें दे आप इजाजत इस सम्राट को और वैसा खबर जो हमारे राष्ट्र के प्रति निछावर हो। जय हिंद। रखें अपने आप को ख्याल और आसपास स्वच्छता बनाए रखें। जय हिंद।